नमस्कार एंड वेलकम टू दी पॉडकास्ट कृषि ऋषि का पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ गौरव सिंह जी हैं, जो कि एक एग्री डोमेन के जाने माने एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं और काफ़ी समय से डिजिटल एग्रीकल्चर के डोमेन में काम कर रहे हैं। गौरव से आज हम लोग डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में समझेंगे कि भारत में डिजिटल एग्रीकल्चर कहाँ है, किस स्थिति में है, क्या चैलेंजेस हैं और जो हमारा किसान है वो नई टेक्नोलॉजीज़ को, डिजिटल एग्रीकल्चर को यूज़ करके अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकता है और उसका ओवरऑल भारत की इकोनॉमी में क्या महत्व है। गौरव जी नमस्कार। थैंक यू। आपका यहाँ पर शून्य के कृषि ऋषि चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू रितेश फॉर हैविंग मी हियर। राइट। सो गौरव जी, बिफोर वी गेट इनटू द पॉडकास्ट, मैं एक बार आपसे समझना चाहूँगा आपका बैकग्राउंड। मुझे ये पता है कि आपने एग्री के डोमेन में पिछले 7-8 सालों में बहुत डीपली काम किया हुआ है, बट अपनी ऑडियंस को एक बार हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ आज गौरव सिंह जी जो हैं वो एक्चुअली में क्या करके आए हैं। जरूर सर। तो एक इंट्रोडक्शन आपका हो जाए तो। रितेश, मैं एक साधारण किसान परिवार से आता हूँ। जी। मेरे माँ बाप, मेरे भाई अभी भी किसानी और खेती से जुड़े हुए हैं। ओके। किस्मत से मुझे मौका मिला जाके पढ़ाई करने का, तो मैंने पढ़ाई की। मुझे इंजीनियरिंग आईटी खड़गपुर से पढ़ाई करने का मौका मिला। कॉलेज के बाद एक आम किसान परिवार की तरह मुझे भी कभी परिवार ने कभी शामिल नहीं होने दिया। कभी मुझे पता नहीं चला कि किसानी होती कैसे है। एक आम किसान हमेशा अपने बच्चों को चाहता है कि वो किसी और चीज़ में अपना करियर बनाए। मेरे माँ बाप भी यही सोचते थे। उन्होंने किसी भी तरह से मुझे पढ़ाया, मुझे मौका मिला, मैं पहुँचा। तो खड़गपुर से निकलने के बाद मैंने कंसल्टिंग में ज्वाइन किया, एक बुटीक कंसल्टिंग फर्म के साथ। वो लोग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी स्काउटिंग, R&D इनोवेशन, R&D स्ट्रैटेजी, इन सभी पे लार्ज कंपनीज़ के साथ, इंडिया के टॉप कंपनीज़ के साथ काम किया करते थे। मुझे मौका मिला इंडिया के टॉप कंपनीज़ जैसे टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, ITC, ऐसी कंपनीज़ के साथ उनके इनोवेशन चैलेंजेस पे। कंपनीज़ का मेन पर्पस हमेशा बिजनेस होता है, बट बिजनेस की समस्याओं के पीछे हमेशा कोई एक टेक्नोलॉजिकल इश्यूज अटक जाता है या तो उसके लिए हम लोग काम किया करते थे उनकी R&D टीम्स के साथ, उनके R&D हेड्स के साथ। और हम लोग काम किया करते थे कि अगर उनको कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में इशू आ रहा है या उनको R&D रोड मैप बनाना है या कोई नई तरीके की टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करनी है उनके अगले 5 सालों के रोड मैप पे, तो उन सब चीज़ों पे हम लोग काम किया करते हैं। उनको इनोवेशन इंटरनली करना है या उनको बाहर के इनोवेशन को अपने सिस्टम में अडॉप्ट करना है, तो हम उस पर काम किया करते हैं। मैंने लगभग 2-3 साल काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम किया। मुझे समझ आया वो कंपनीज़ कैसे देखती है, टेक्नोलॉजी कैसे प्ले करता है बिजनेस के बैकग्राउंड में। फिर मैं मूव ऑन किया एक वेंचर रिसर्च फर्म के साथ। वहाँ हम लोग प्राइमरीली जो भी टेक्नोलॉजीज़ हुआ करती थी उनके बिजनेस और मार्केट पोटेंशियल पे काम किया करते थे। अगर लेट से कोई US में या इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो ये देखते थे कि वो कैसे मार्केट में आएगी या क्या उसका प्रोलिफरेशन हो सकता है, कैसे उसका रियल पोटेंशियल पहुँच सकता है, तो उस पर काम किया करते थे। काफ़ी बड़े फंड हाउस US के वेंचर फर्म्स के लिए हम लोग इंडिया में रिपोर्ट्स लिखते थे कि वो पर्टिकुलर मार्केट को कैसे, कौन से प्लेयर्स हैं, वो कैसे बिजनेस मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, कैसे इमर्ज हो सकता है सेगमेंट, तो उस पर काम किया करते थे। मैंने इस पर काम किया। फिर इसके बाद मैं पब्लिक पॉलिसी में उतर के आया। मुझे आई मूव्ड ऑन टू दिल्ली। बेंगलोर से दिल्ली मूव किया। दिल्ली में मेरा पर्पज़ ये था कि मैं पब्लिक पॉलिसी समझना चाहता था, गवर्नमेंट साइड में काम करना चाहता था। फिर इधर आके मुझे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, कुछ एक सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के साथ प्रोजेक्ट्स पे, प्रोग्राम डिज़ाइन पे, प्रोग्राम्स के ऑडिट पे काम करने का मौका मिला। उधर मुझे ये समझ आया कि सरकारें दरअसल कैसे अपना पेपर वर्क, काम कैसे हैंडल करती हैं। मुझे ब्यूरोक्रेसी के साथ काफ़ी इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तो मैंने 2-3 साल ये किया। फिर कहीं से एक एग्रीटेक का असाइनमेंट आया। एक एग्रीटेक स्टार्टअप को कुछ पॉलिसी इशूज़ पे, कुछ एग्रो केमिकल कंपनीज़ के साथ काम करने में इशूज़ आ रहे थे, तो उसके फाउंडर को मैं जानता था, मेरे कैंपस से ही थे, खड़गपुर से थे, तो मुझे बुलाया। तो मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। तब मुझे जो वहाँ वाओ मोमेंट था वो मेरे लिए वहाँ आया जब एग्री में मुझे टेक्नोलॉजी, एग्री टेक कंपनी स्टार्टअप था, वहाँ मुझे टेक भी देखने को मिला।
थोड़ा पब्लिक पॉलिसी का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है एग्री के किसी भी एक्टिविटी पे, स्टार्टअप्स के साथ भी वो है, और साथ में बिजनेस और फाइनेंस और बाकी ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसे इफेक्ट करता है। तो मेरा जो पिछला पूरा काम था वो मेरे लिए कन्वर्ज हुआ एग्रीटेक में आके। फिर मैं खुद एक फार्मर फैमिली से आता था, मुझे लगा शायद मुझे करना चाहिए। मैं तब से एग्रीटेक और उसके अराउंड इकोसिस्टम पे ही काम कर रहा हूँ। वाह, ये तो बड़ी बढ़िया बात है कि आपको आपकी वाव फीलिंग, आपने टेक्नोलॉजी में काम किया, आपने वेंचर रिसर्च में काम किया, आपने इनोवेशंस के अराउंड काम किया, और फिर आपका वाव जो है वो कन्वर्ज हो करके एग्री में आके मिला, जहाँ से आपकी जड़ें भी जुड़ी हुई हैं। जरूर। तो ये तो एक सर्कल को कंप्लीट करने वाली बात हो गई है ना। बिल्कुल। तो एग्रीटेक के डोमेन में आप कितने वर्षों से हैं गौरव जी? मुझे 6 साल से ज़्यादा हो गए। मैं 2018 में मुझे पहला असाइनमेंट मिला था। ओके। और तब से वो असाइनमेंट मैंने कंप्लीट किया उस कंपनी के साथ। फिर ओवर द टाइम समय के साथ मुझे एग्री में जो पूरी वैल्यू चेन है, अगर आप एग्री की वैल्यू चेन को अगर देखेंगे, एक फार्मर अगर बीच में है जो फार्मिंग करता है, उसको इनपुट साइड में बहुत कुछ चाहिए होता है। उसको इनपुट के लिए केमिकल भी चाहिए, उसको फर्टिलाइज़र भी चाहिए, उसको इक्विपमेंट्स भी चाहिए, उसको फाइनेंस भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनपुट साइड इकोसिस्टम हो गया, एग्री इनपुट इकोसिस्टम। फिर वो खुद फार्मिंग करता है, उसको फार्मिंग में रेंटल मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, उसको एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है कि पेस्ट अटैक है या कोई और डिजीज़ है तो उन सब के लिए उसे एडवाइजर की ज़रूरत है, फिर उसे लेबर की ज़रूरत है, उसे कैपिटल की ज़रूरत है। तो फार्मिंग भी एक अपने आप में फुल एंटरप्राइज है। करेक्ट, बिल्कुल। ठीक है। फिर फार्मिंग के बाद पोस्ट हार्वेस्ट इकोसिस्टम है। पोस्ट हार्वेस्ट के बाद फूड प्रोसेसिंग और कंज्यूमर तक पहुंचने तक। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू चेन में फॉर्चुनेटली मुझे लगभग काफ़ी सारे तरीके के प्लेयर्स के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने एग्रीपुट इनपुट कंपनीज़ के साथ काम किया जो बायोलॉजिकल बनाती थी या एग्रो केमिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। मैंने उनके साथ लीगल इश्यूज़ पे भी काम किया, उनके कहीं पे पेपर वर्क इश्यूज़ हो रहे हैं या कहीं पे लाइसेंसिंग इश्यूज़ हैं, तो वो मुझे काफ़ी सारी इंडस्ट्री बॉडीज़ के साथ काम करने को मिला। इसमें आप पूरी एग्री के इकोसिस्टम में आपको हर सेगमेंट में इंडस्ट्री बॉडीज़ एक्टिव हैं, ठीक है, जो सर्टेन प्रेशर ग्रुप की तरह भी काम करती हैं, थिंक टैंक की भी तरह से काम करती हैं। उनके साथ काम करने का मौका मिला मुझे। फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़, डायरेक्ट टू कंज्यूमर कंपनीज़, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, तो ऑलमोस्ट लाइक इक्विपमेंट कंपनीज़ के साथ काम किया। प्रोडक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट मार्केट फिट पे काम किया मैंने। फार्मर्स के मैंने लार्ज स्केल सर्वेज कंडक्ट कराए, कुछ इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस भी क्रिएट की, जहाँ राउंड टेबल्स क्रिएट किए जहाँ पे इंडस्ट्री कोई भी इमर्जिंग टॉपिक पे इंडस्ट्री पीपल आर कमिंग, दे आर टॉकिंग। सो काफ़ी सारा नॉलेज गेन करने का टाइम मिला, बहुत कुछ ऑब्जर्व करने का टाइम मिला पूरी वैल्यू चेन में। बिल्कुल। तो बेसिकली आप अगर पिछले 6-7 साल से एग्रीटेक में एकदम एग्रीटेक में घुसे हुए हैं और आपका बैकग्राउंड फार्मिंग का है, तो पिछले 10 वर्षों में टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व होते हुए आपने देखी है, स्पेसिफिकली एग्री के डोमेन में? पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार का भी डिजिटल इंडिया का बहुत फोकस रहा है, और इंटरनेट का एक बड़ा युग भारत में उभर के आया है, जहाँ पर अब आज की डेट में सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास सस्ता इंटरनेट है। आज से 10 साल पहले नहीं था। तो ये लगभग वही टाइमलाइन है जहाँ पे आप एग्री के डोमेन में एंटर किए, लगभग 15-16 के आसपास ये क्रांति भी भारत में आना स्टार्ट हुई। तो आपने टेक्नोलॉजी को, आप क्योंकि एग्रीटेक फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में कैसे एम्बाइब होते हुए, घुसते हुए देखा है? Agri as a sector, as a occupation, as an activity is as old as our civilization is. मतलब हमारी जितना पुराना हमारा इतिहास है उतना पुराना हमारा एग्रीकल्चर है। बट अगर पिछले हम 10 सालों का अगर एनालाइज करें कि किस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, 10 साल में हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस डिसेंट रही है, लोगों की इनकम बढ़ी है, फूड चॉइसेस चेंज हो रही हैं, हमारे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं। पिछले 10 सालों में विजिबल एनवायरमेंटल चेंज दिखाई देने लग गया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो अब दिखाई देना शुरू हुई हैं। कहीं पे रेंज के डेफिसिट हैं, कहीं एक्सट्रीम फ्लडिंग की कंडीशंस हैं। तो इन चीज़ों की वजह से एक तो हमारे फूड का जो वो था, हमारी जो फूड बास्केट थी वो चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। हमारे लोगों का कंजम्पशन जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है। लाइक अभी तक हम प्राइमरीली ग्रेन कंज्यूमिंग नेशन थे, ठीक है, राइस और वीट।
अब हम मोर न्यूट्रिशनल फूड की तरफ जा रहे हैं। तो फूड का जो अभी तक हम ट्रेडिशनली ग्रो करते हैं उधर चेंज आ रहा है, फिर हमारे प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, और एनवायरनमेंट, इसकी वजह से फूड और एग्रीकल्चर इज़ मेन फोकस एरिया। करेक्ट। ठीक है, आप अगर देखें तो चाहे वो हमारा आज फूड सिक्योरिटी इज़ पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। बिल्कुल। ठीक है, हम लोगों ने कोविड के दौरान देख लिया कि बाकी हेल्थ और डिफेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट फूड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। हमारे तो अब अगर हम 10 सालों में देखें तो कुछ एक सोशल बहुत लार्ज स्केल चेंजेस हुए हैं हमारी सोसाइटी में। आप अगर देखेंगे तो आज ऑलमोस्ट 90% नेशन हमारा 4G नेटवर्क से कनेक्टेड है। बिल्कुल। डेटा चार्जेस हमारे बहुत लो हैं। करेक्ट। ठीक है, लाइक वन ऑफ द सबसे सस्ते डेटा चार्जेस के साथ हम लोग इस देश में हैं। फिर लगभग एक बिलियन से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास आज स्मार्टफोन्स हैं। बिल्कुल। ठीक है, जो कनेक्टेड हैं। ठीक है, फिर हमारे यहाँ धीरे धीरे अगर देखेंगे आप तो लोगों के पास आधार कार्ड है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो चुका है लोगों का, लोगों के पास अकाउंट्स हैं बिल्कुल। जो कनेक्टेड है उनके मोबाइल के साथ। ठीक है, तो आप देखिए कि लोग मनी ट्रांसफ़र बहुत आसान है। उनको डायरेक्ट सब्सिडीज से लेके और बेनिफिट्स सरकार भेज सकती है, फिर वो अगर कोई ट्रांजैक्ट करते हैं वो ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, वो कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो एक ग्राउंड इज़ रेडी। पिछले 10 सालों में एक ग्राउंड वर्क रेडी हो गया जहाँ पे हम फार्मर्स को एक लार्जर मार्केट इकोनॉमी के साथ, लार्जर एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे वो एवोल्यूशन इज़ डिजिटल एवोल्यूशन एक्चुअली। ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज़ ओवर द टाइम आती गई इवॉल्व होते होते, और आज जो लोगों के लिए एक्सेसिबल हैं, जब उनको इस्तेमाल हम लोगों ने एग्रीकल्चर में करना शुरू किया तो उस फील्ड को हम ब्रॉडली डिजिटल एग्रीकल्चर के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं। पिछले टाइम में आप अगर देखें बहुत सारी हाइप क्रिएट हुई डिजिटल एग्रीकल्चर के अराउंड। तो आज मैं कोशिश ये करना चाहूँगा कि मैं आपको डिजिटल एग्रीकल्चर को जो बहुत बड़े बड़े जार्गन्स के बजाय हम सादा शब्दों में उसकी फंक्शनैलिटी के आधार पर समझने की कोशिश करें, उनका पर्पज़ क्या है चीज़ों का। ठीक है, बिल्कुल। और वैसे ले जाए। ठीक है, बजाय कि हम बहुत मोटे मोटे शब्दों को फेंकने के बजाय। करेक्ट। सो डिजिटल एग्रीकल्चर डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और भारत में जैम ट्रिनिटी जिसकी आपने बात करी, जनधन के अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल, इससे एक मैं कहता हूँ एक जैसे अगर इसको साधारण भाषा में बोलना चाहें तो एक पटरी बिछ गई है। अब इस पे ट्रेन चलाने का टाइम आ चुका है ना। रेल्स आर लेट डाउन, अब ट्रेन इस पे चलानी है, राइट। बेसिक इंफ्रा रेडी टाइम लेता है किसी भी देश में। अगर आप देखेंगे तो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, वो बेसिक टेक्नोलॉजीज और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होती है। ठीक है, आपका मार्केट इंफ्रा भी अगर हम पिछले 50 साल में देखें, 100 साल में देखें तो इंडिया में मंडीज डेवलप हुआ है। ठीक है, ट्रेड रूट्स डेवलप हुए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के तो वो उसी तरीके से अब उसका एक अगला एवोल्यूशन था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। करेक्ट। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में इस वक्त उस स्टेज पे है जहां से अब हम अगला कदम ले सकते हैं, जो कि हमारी फूड सिक्योरिटी को सुरक्षित करेगा और भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को रखने के लिए और सेफ रखने के लिए, जैसा आपने राइटली कहा, कोविड में हमने देख लिया कि फूड सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है रितेश, फूड वेस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फार्मर्स ग्रो करते हैं और स्पेशली कुछ ऐसी क्रॉप्स जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो फ्रेश कंज्यूम होते हैं, फ्रेश प्रोड्यूस का एक बहुत बड़ा सेगमेंट लॉस हो जाता है। अभी जो एस्टिमेट है वो 25 से 30% हमारा फूड प्रोड्यूस लॉस्ट हो जाता है बिफोर कंजम्पशन। अगर एक फार्मर के नज़रिए से देखें या एक कंज्यूमर के नज़रिए से देखें या एक देश के तौर पे अगर हम एक सोसाइटी के तौर पे देखें, ये बहुत बड़ा लॉस है। हम ग्रो करने के लिए, फार्मर ग्रो करने के लिए लेबर भी देता है, कॉस्ट भी देता है, सारी कॉस्ट जा रही है, केमिकल जा रहा है, बट अगर वो कंज्यूम होने से पहले अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये बहुत बड़ा लॉस है। टेक्नोलॉजी इस डायरेक्शन में ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट भी नहीं है, ये सप्लाई चेन इशू है मेजरली। हमारे यहाँ अब धीरे धीरे कोल्ड स्टोरेजेस भी बन रहे हैं, कोल्ड ट्रक्स आ रहे हैं, रिवर बैंस आ रही हैं, तो वो धीरे धीरे सॉल्व होगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फूड वेस्ट हमें रोकना है। डिजिटल टेक्नोलॉजी इसमें कैसे इस्तेमाल हो सकती है? फार्मर्स की क्रॉप का असेसमेंट थोड़ा जल्दी किया जा सकता है, उसको
सही बायर्स के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए सही लॉजिस्टिक्स अरेंज की जा सकती है जो डिजिटली पॉसिबल है। जो सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को हम डिजिटल टूल्स के थ्रू एफिशिएंट बना सकते हैं, और जिससे हम कुछ तो वेस्ट रोक पाएंगे। बिल्कुल। और वो वेस्ट अगर बचता है तो हमारे कंज्यूमर्स के लिए भी, हमारे फार्मर के लिए भी, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, सबके लिए एक बिल्कुल। नेट पॉजिटिव है। बिल्कुल। और अगर वेस्ट बचता है तो ऑब्वियसली आप सप्लाई बढ़ा रहे हो तो प्राइसेस भी मार्केट में प्राइसेस भी आपको सही मिलते हैं। ओवरऑल इकोसिस्टम को फायदा होगा। लॉस है, वो नेट लॉस है फॉर एवरीवन। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी का यूज वेस्ट को कम करने में, फूड वेस्ट को रोकने में हो रहा है और उसको और तेजी से बढ़ना चाहिए। इसमें फूड प्रोसेसिंग का अपना एक रोल है, पोस्ट हार्वेस्ट सप्लाई चेन्स भी डिजिटाइज हो रही हैं, बट वर्क इन प्रोग्रेस है, लॉन्ग टर्म है। इमिडिएटली फार्मर इस पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, फार्मर की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, बट हमें एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी ये इम्पॉर्टेंट इशू है कि हम फूड वेस्ट को मिनिमाइज कर सकें। तो गौरव, इस पूरे डिस्कशन में एक चीज़ जो बड़ी क्लियरली मेरे को समझ में आ रही है कि भारत को अगर एग्रीकल्चर के डोमेन में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है और उस लेवल तक पहुंचना है जहाँ पे छोटे से छोटा किसान नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बेटर प्रोड्यूस कर पाए, तो इसमें किसी एक स्टेक होल्डर के काम करने से काम नहीं चलेगा। ये एक कलेक्टिव एफर्ट होगा। एक एनवायरनमेंट ऐसा बनना चाहिए जहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उन सबको फ़ायदा हो। तो ये एक, जैसे हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाता था, एक सीरीज का कनेक्टिविटी होती है और एक पैरेलल कनेक्टिविटी होती है। ये एक सीरीज की कनेक्टिविटी वाली चीज है जिसमें एक भी कड़ी अगर बीच में टूटती है तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो अगर इसको वैसे समझा जाए तो स्टेक होल्डर्स क्या हैं? एक सरकार है, फिर एक हमारा जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, चाहे वो देश की टेक्नोलॉजी कंपनीज हों और चाहे हम विदेश से टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर रहे हों, वो है। फिर इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं जो एग्री के डोमेन में नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सर्विसेज बना रहे हैं, वो लोग हैं। उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लाई चेन के कंपनियां, और आखिरी में किसान। ये सब को एक साथ जुड़ करके जब तक एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हर आदमी प्रगति कर सके, मिलना ज़रूरी है। और लगता है कि जो पटरी की हमने बात की थी उस पर ट्रेन तभी चल पाएगी जब ये सारे स्टेक होल्डर्स को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर सब लोग साथ में आगे बढ़ सकें। एग्रीकल्चर एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जिसमें सरकार काफ़ी पिवटल रोल में है, बहुत केंद्रीय रोल है सरकार का, जिसकी पॉलिसीज़ के अराउंड सभी लोग, सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। चाहे वो कंपनीज हो, चाहे फाइनेंस भी, बैंकिंग एंड फाइनेंस और इंश्योरेंस, ये भी बहुत इंटीग्रल पार्ट है इसी इकोसिस्टम का। ये रिस्क मिटिगेशन की बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि बैंकिंग कैसे काम करेगी, इंश्योरेंस कैसे काम करेगा इस सेगमेंट में। प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना है, और भी काम हो रहा है, धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज भी आ रही हैं। तो ये भी एक रिस्क मिटिगेशन, एनवायरमेंटल जो लॉसेस की प्रिवेंशन की एक स्ट्रैटेजी है। फिर जो डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं ये बहुत अच्छा काम करेंगे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में संवाद बिठाने में, उनके बीच में सामंजस्य बिठाने में। इसकी वजह से जो काम अभी भी होते हैं, अभी जो चीज़ें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अभी भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बट उनकी जो स्पीड है वो हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। सरकार इजीली फीडबैक कलेक्ट कर सकती है, सरकार इजीली इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर सकती है, जिससे कि जो टाइमली एक्शन लिया जा सके, बिल्कुल, लॉस प्रिवेंशन किया जा सके, वो है। और एंड आई थिंक ये सारे संवाद अल्टीमेटली हेल्प करेंगे टेक्नोलॉजी को सस्ता करने में, जो कि एक बहुत बड़ा बैरियर है छोटे किसान के लिए। तो टेक्नोलॉजी सस्ती भी होगी, और फार्मर्स के कोलैबोरेशंस के, कोऑपरेशन के मेथड्स भी अब चेंज हो रहे हैं। एफपीओज आए थे अभी, वो भी एक डायरेक्शन है धीरे धीरे जहाँ पे काम होना चाहिए। कोऑपरेटिव्स थे पहले से, अभी एफपीओज हैं। तो कोलैबोरेशन और फार्मर्स के बीच में कंपटीशन तो है, बट कोलैबोरेशन के भी मेथड्स और ज़्यादा बिल्कुल डेवलप होने चाहिए, ताकि जो यूटिलाइजेशन कॉस्ट है टेक्नोलॉजी कॉस्टली बनी रहे, बट उसकी यूटिलाइजेशन कॉस्ट है यूनिट बेसिस पे, यूनिट इकोनॉमिक्स जो है वो कम आनी चाहिए, वो कम आना शुरू हो जाए, वो कम आना शुरू। और आई थिंक कोई भी टेक्नोलॉजी सस्ती तभी होगी जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास स्केल पे लोग जुड़ेंगे, इस्तेमाल होगा उसका। बिल्कुल। तो ये चीज़ अगेन जो हम युवा की बात कर रहे थे, युवा को समझना सबसे ज़रूरी है कि कैसे उस जो टेक्नोलॉजी आज की डेट में आ गई है भारत में, उसका परकोलेशन, उसको नीचे आखिरी लेवल तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। उनको पहले समझना पड़ेगा क्या क्या अवेलेबल है, बिल्कुल, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे वो आगे ले जा सकते हैं,
अगर वो युवा, हमारा देश मतलब हमारी मेजर आबादी अभी युवा है, हमारे देश की होप उस युवा पे है। हमें उसे इनेबल करना पड़ेगा, उसे हमें सक्षम समर्थ बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टार्टअप्स का भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इस क्षेत्र में। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में और 10 सालों में हम क्रांति देखेंगे, एक टेक्नोलॉजी की क्रांति अभी देखने को हमें मिलेगी। फार्मर्स को और एग्रीकल्चर को जो बर्डन के तौर पे देखता है इकोनॉमिक्स और ठीक है, Correct. देश की इकोनॉमी, हमें ये देखना चाहिए या हमें उस फ्यूचर की तैयारी करनी चाहिए जहाँ पे ये ग्रोथ इंजन बनेगा। करेक्ट। ठीक है, हमारा देश फीड कर सकता है दुनिया को। बिल्कुल। तो हमें हमें जो दृष्टिकोण है देश के कुछ लोगों का, जो बर्डन समझते हैं, बोझ समझते हैं देश को, देश की एग्रीकल्चर और किसान को, वो उसको एक नहीं, ग्रोथ का और इंजन ये समझे। बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी तक जैसा आपने शुरुआत में बोला ना कि आपकी फैमिली नहीं चाहती थी कि आप खेती में आओ, राइट। उसका रीज़न था कि भाई एक मैनुअल इंटेंसिव काम है, खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाकर फसल उगती है, और उसमें भी रिस्क रहता है कि कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी इंसेक्ट ने वो कर दिया। तो जनरेशन्स जो हैं वो नहीं चाहती थी कि हमारा बच्चा या बच्ची खेती में जाए। लेकिन नई टेक्नोलॉजी आकर के मैनुअल इंटेंसिव काम को अगर रोबोट्स करने लग जाएं, अगर हम सैटेलाइट से ये प्रेडिक्ट कर लें कि भाई अगला जो अटैक है वो कब होने वाला है पेस्ट का, और इस तरीके की तमाम बातें जो हमने इस वीडियो में करी हैं, वो जब एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होने लग जाएंगी और आखिरी लेवल पे, खेती के लेवल पे, किसानी के लेवल पे पहुंचेंगी, तो मुझे लगता है कि इससे एक उत्साह बढ़ेगा युवाओं का। हाँ, और तो मैं जो सम अप करने के लिए इसे ऐसे कह सकता हूँ, हमें शायद फार्मिंग को प्रॉफिटेबल और रेस्पेक्टेबल बनाना है। बिल्कुल। अगर हम ये कर पाएंगे तो हम अपने कंज्यूमर्स को, जो मेजर जनता है हमारी, एक बड़े जनता को और हमारे किसान और उनके बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे। बिल्कुल। जनता को अच्छा खाना मिलेगा, हमारे फार्मर्स और उनके परिवारों को एक अच्छा जीवन मिल सकता है। बिल्कुल। तो हमें काम तो करना चाहिए जब हम फार्मिंग को रिस्पेक्टेबल और प्रॉफिटेबल बना सकें। 100%। तो अब मैं समझना चाहूँगा कि ये डिजिटल एग्रीकल्चर जो एक जार्गन है, इसको थोड़ा सा और फाइनर एस्पेक्ट में, थोड़ा और इसको साधारण भाषा में अगर समझना हो, तो डिजिटल एग्रीकल्चर के इस वक्त मेजर भारत में क्या क्या हिस्से हैं या कंपोनेंट्स हैं? ठीक है, इसे पहले हम ऐसे देखते हैं कि आज बदलते हुए हालात में हम हासिल क्या करना चाहते हैं जी। ठीक है, आज हम लोग अपना फूड प्रोडक्शन ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे देश की ज़रूरत है। आज हम बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल सीड्स में, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं पल्सेस के ऊपर। ठीक है, जहाँ हम दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े मेजर नेशंस बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो कर रहे हैं, और इसलिए ग्रो कर रहे हैं ताकि इंडिया इंपोर्ट करेगा। ठीक है, हम कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, इन देशों से ऑयल सीड्स और पल्सेस बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आयात कर रहे हैं। आज डिजिटल एग्रीकल्चर या हम जो अचीव करना चाहते हैं, आज हम जो हमारे यहाँ ग्रो हो रहा है, मतलब हम 3 चीज़ें प्राइमरीली अचीव करने की, आज जो पूरा का पूरा ये जो टेक्नोलॉजी का समावेश जो हो रहा है एग्रीकल्चर में, आज हम उनसे 3 चीज़ें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, हम जो ग्रो करते हैं, जहाँ ग्रो करते हैं, जिस कंडीशन में ग्रो करते हैं, उसे कम रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा ग्रो कर सकें। बिल्कुल। ठीक है, जैसे अगर हमारी लैंड सीमित है, हमारा वाटर सीमित है, हम इनका इस्तेमाल करके ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। मतलब अगर 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ एक एकड़ में हमारी जो कितना हम productivity फसल है, पैदा करते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। उसके लिए हम अपना पानी घटा सकते हैं, पानी का जो इस्तेमाल है पर एकड़ क्रॉप में, वो हम घटा सकते हैं। हमारा जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है, हम उसे कम कर सकते हैं। हम पेस्टिसाइड का यूज़ कम कर सकते हैं। हम पेस्टिसाइड और वीडिसाइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आज अगर आप देखेंगे तो मतलब लार्ज स्केल बॉडी सरफेस वाटर कंटेमिनेट हो रहा है इसकी वजह से। तो हमारा कोशिश ये है कि हम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके नॉन टॉक्सिक मेथड्स यूज़ करके हम इनको वो कर सके, डील कर सके। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है जो हम डिजिटल एग्रीकल्चर से विद लेस रिसोर्सेज। करेक्ट। ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन भी फूड ग्रो करने में एनर्जी कंजम्पशन भी है, चाहे आपको वाटर ड्रॉ करना हो, आपको टिलिंग करनी हो खेत के ऊपर, आपको हल चलाना हो, हर चीज़ एनर्जी इंटेंसिव है। इनका इस्तेमाल पानी से लेके एनर्जी और बाकी चीज़ों का, और किसान के लिए ये सारी चीज़ें कॉस्ट हैं।
हाँ, हर चीज़ कॉस्ट है। पानी का कॉस्ट है, बिजली का बिजली का कॉस्ट है, cost है, लेबर का labor का कॉस्ट cost है, है, इनपुट का कॉस्ट है, input का बीज cost का, है। फर्टिलाइजर का, खाद का, हर एक चीज कॉस्ट है। तो अगर टेक्नोलॉजी इस कॉस्ट को नीचे ला सकती है और एफिशिएंट बना सकती है, तो वो पहला पर्पस ये है हमारे हमारा। किसान के लिए एक बहुत बड़ा, किसान के लिए भी, कंज्यूमर के लिए सबके भी, लिए। नेशनल इकोनॉमी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बिल्कुल। है कि अगर हम टेक्नोलॉजी, अदर टेक्नोलॉजीज जो पहले से हैं उनका, नई टेक्नोलॉजीज और स्पेशली डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम वो कम कर सकें। बिल्कुल। और गौरव जी, इसमें मैं एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा कि शून्य में हम भी हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करके हरा चारा उगाने का भी प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपके इस पहले पॉइंट से एग्जैक्ट मैच करता है कि हम पानी का कंजम्पशन कम कर रहे हैं, हम जमीन को कम से कम यूज कर रहे हैं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई इनऑर्गेनिक चीज नहीं, प्योर फ्रेश हरा चारा शून्य में हम उगा रहे हैं। तो ये आपका जो एक ऑब्जेक्टिव है उससे काफी मैच कर रहा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव बताएंगे गौरव जी। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, अभी हम लोग नए ग्रोइंग मेथड्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो भी एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे हैं, अब क्लाइमेट चेंज एक विजिबल फिनोमिना है। बिल्कुल। आज से 20 साल पहले लोग क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, बट आज आप किसी भी व्यक्ति से बोलेंगे, एक फार्मर भी समझता है कि किस तरीके से पिछले 10 सालों में, 20 सालों में रेन के पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं। पूरी एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन वेदर साइकिल। बिल्कुल, ठीक है, जैसी साइकिल होगी उसके हिसाब से। तो अब एक बहुत बड़ा जो फूड सिक्योरिटी को पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, मैं सिर्फ हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में नहीं, बट हम पूरी दुनिया के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो फूड सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए। अब जैसे जो छोटे नेशंस हैं या जिनके एडवर्स कंडीशंस हैं, वहाँ इवन इंडिया में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एग्रीकल्चर करने की कोशिश हो रही है। आपने इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखा होगा, ग्रीन हाउसेज और पॉली हाउसेज लगे हुए हैं जी। ठीक है, वो एक लेवल तक का कंट्रोल अचीव कर लेते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। आप अपनी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, कुछ और फैक्टर्स, कुछ विंड्स, पेस्ट, इन चीज़ों को एक सिंपल उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वहाँ से शुरू करें हाइड्रोपोनिक्स, जो आप बात करें, हाइड्रोपोनिक्स भी उसी डायरेक्शन में एक कदम है कि हम जो उगाते आ रहे हैं उसको हम नई विधियों से उगाने का, और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कम एनर्जी के साथ हम उगा सकें। बिल्कुल। अब जैसे दुबई जैसे देश हैं या सिंगापुर जैसे देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं या जिनकी एनवायरमेंटल कंडीशन काफ़ी हार्श हैं, उन देशों के लिए ये एक बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी का एक कदम है जो वो उठा रहे हैं। देश, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं इस दिशा में, वो बहुत बड़े बड़े स्केल के हाउसेज, मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फार्म्स बना रहे हैं जी। तो दूसरा ये है कि हम जो उगाते आए हैं उसको नए मेथड से उगा लें। बिल्कुल, ठीक है। तीसरा जो फूड की सिक्योरिटी के लिए जो पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, वो हो रहा है कि हम नए तरीके के फूड्स डेवलप कर सकें। आज जैसे देखिए, आज मीट के ऊपर मीट का जो कार्बन फुटप्रिंट है उससे आज लगभग पूरी दुनिया आज इसका वो लेती है, इसको समझ रही है कि इसका एक इशू है। और पिछले सालों में, पिछले 5 से 10 सालों में आप देखेंगे कि इसके ऊपर फूड प्रोसेसिंग में, या आप इसमें देखेंगे आप प्लांट बेस्ड अभी मीट्स आना शुरू हो रहे हैं, प्लांट बेस्ड एग्स आना शुरू हो रहे हैं, या इंसेक्ट प्रोटीन्स के ऊपर काम हो रहा है। तो न्यूट्रिशन जो बॉडी को चाहिए, जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए चाहिए, अभी उस न्यूट्रिशन को हम दूसरे सोर्सेज से, एकदम नए तरीके के सोर्सेज से डिस्कवर करने की कोशिश करें। तो प्राइमरीली जो सारा का सारा टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है वो इन्हीं तीन चीज़ों पे है। बिल्कुल। सो डिजिटल एग्रीकल्चर, अगर मैं इसको समराइज करूं और आगे बढ़ूं, तो डिजिटल एग्रीकल्चर लार्जली 3 चीज़ें कर रहा है, अचीव करने की 3 चीज़ें अचीव करने की कोशिश कर रहा है। पहला, जो हम उगा रहे हैं उसकी पैदावार को और बढ़ाया कैसे जाए, उतने ही लैंड में हम और ज़्यादा कैसे उगा सकें। अगर 1 एकड़ हमको अगर 10 टन या 10 क्विंटल, 1 एकड़ अगर हमको 10 टन दे रहा है तो उसको 15 टन 20 टन कैसे पहुंचाया जाए, पहला चीज़ ये है। दूसरा, आपने बोला कि जो हम नया मेथड्स कैसे यूज कर सकते हैं जिससे कि किसान की कॉस्ट कम हो और ओवरऑल इकोसिस्टम में हम और बेनिफिट्स कैसे दे सकें, राइट। तीसरा है कि जो अभी तक उगाते आ रहे हैं उससे हट के नया क्या कर सकते हैं, जहां पे आपने प्लांट बेस्ड मीट की बात करी या इंसेक्ट प्रोटीन्स हो गए। बिल्कुल। एंड ये सब करना इस वक्त बहुत जरूरी है क्योंकि एनवायरनमेंट के चेंजेस एकदम क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। मतलब जब मैं छोटा था तो दिवाली में हम सर्दी के कपड़े खरीदते थे नॉर्दर्न इंडिया में, आज की डेट में हम गर्मी के कपड़े खरीदते हैं। आप देखेंगे शिफ्ट हो चुकी है। बिल्कुल। आप सर्दी, गर्मी, बरसात सब, और हमारी अगली जनरेशन इसका खामियाजा भी भुगतेगी अगर हम इसको अभी ठीक नहीं करते हैं। तो गौरव जी, डिजिटल एग्रीकल्चर जो आपने मुझे बताया,
ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है एस्पेक्ट हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए और मतलब किसान को हेल्प करने के लिए, राइट? तो अब मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर है, इसको अगर ब्रॉड कैटेगरी में तोड़ना हो और समझना हो कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत में डिजिटल एग्रीकल्चर में काम हो रहा है, तो वो कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो आप किसान के परिप्रेक्ष्य से हम देखें, किसान के नज़रिए से देखें, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज दरअसल कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज डिस्कवर करना नहीं शुरू किया था जी। आज अगर हम देखें तो कुछ इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, नई नई तरीके की तकनीक अलग अलग जगहों के लिए ईजाद हो रही थी और उसका हम लोगों ने इस्तेमाल खोज लिया एग्रीकल्चर में। बिल्कुल। ठीक है, तो आप अगर मैं आपको थोड़ा ऊपर के नज़रिए से दिखाऊं, अगर ऊपर की पिक्चर कैसी है, टेक्नोलॉजी में कैसे बदलाव आ रहे हैं, तो 4 ब्रॉड ट्रेंड्स हैं जो डिजिटल एग्रीकल्चर के क्रिएशन के लिए जिम्मेदार हैं। पहला है, बहुत सारा काम सेंसर्स पे और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे हुआ है। आज बहुत पावरफुल सेंसर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी तरीके की चीज़ों के लिए सेंसर्स अवेलेबल हैं। आप ह्यूमिडिटी चेक कर सकते हैं, आप विंड की स्पीड चेक कर सकते हैं, आप NPK चेक कर सकते हैं, आपकी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी आप चेक कर सकते हैं। आप पेस्ट की डायरेक्शन, मतलब आप सैटेलाइट से आप पेस्ट के अटैक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरफ पेस्ट अटैक आएगा। अगर आप कुछ साल पहले पाकिस्तान में बहुत मेजर पेस्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उनकी बहुत लार्ज स्केल क्रॉप डिस्ट्रक्शन हुआ था, और ये क्लाइमेट चेंज का भी एक वो है। तो आज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं। हम क्रॉप की यील्ड पता कर सकते हैं, हम वेदर पैटर्न्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसकी वजह से हम अपनी जो भी हमारी सोइंग और हार्वेस्टिंग है, हम उन साइकिल्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। पहला है सैटेलाइट और सेंसर्स, इनमें जो डेवलपमेंट हुआ है उनकी एप्लीकेशन हम लोगों ने एग्रीकल्चर में फाइंड की, जो बहुत यूज़फुल है प्रिसीजन के लिए। हमें वो प्रिसीजन, लाइक जो हमारा प्रिसीजन एग्रीकल्चर में आता है, हम कब हार्वेस्ट करें, वो उसमें हेल्प करती है। ठीक है, हार्वेस्ट, सोइंग और जो बाकी पूरी साइकिल है उसके लिए। सेकेंड इज़ रोबोटिक्स और ड्रोन्स में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। आज हम उनकी एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर में देख पा रहे हैं। आज हमारे जो एग्रीकल्चर के अगर मशीनरी की अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरीली बहुत ज़्यादा मैकेनिकल मशीन्स थी, ट्रैक्टर ओरिएंटेड सारे के सारे वो थे, इक्विपमेंट्स थे फार्म में जो यूज़ होते हैं। अब आज ऑटोमेशन के ऊपर जितना काम हुआ है, रोबोटिक्स के ऊपर काम हुआ, अब धीरे धीरे बहुत एफिशिएंट स्मॉल मशीन्स की कोशिश हो रही है। हाँ। अभी तक जो पुरानी मशीन्स थी वो बहुत ज़्यादा हैवी मशीन्स थी, लार्ज कैपिटल इक्विपमेंट थे, उनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था और छोटे फार्मर्स के लिए उसमें इम्पॉसिबल था उनमें इन्वेस्ट करके और फिर अपना प्रॉफिटेबिलिटी देख पाना। अब धीरे धीरे कोशिश ये हो रही है कि जो हम वीडिंग किया करते थे, जो मतलब वीडिसाइड इस्तेमाल करके, अब छोटे रोबोट्स के थ्रू अगर हम लेज़र से कर सके उनको, या बहुत प्लग कर सके। अभी जैसे बहुत बड़े बड़े जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फार्म्स बने हैं, उनमें अभी रोबोट्स टमाटर तोड़ने का काम कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट है अभी बड़े स्केल पे है, बट धीरे धीरे जो वो है वो छोटे फार्म्स के लायक भी टूल्स और इक्विपमेंट्स आना शुरू होंगे। बिल्कुल। आप अगर देखेंगे सरकारें भी काफ़ी इस पर काम कर रही हैं। ड्रोन्स एक मेन स्टेज, जैसे अभी तक ट्रैक्टर था, वो धीरे धीरे ड्रोन भी एक नॉर्मल ट्रैक्टर की तरह बनता जा रहा है। आप अगर देखेंगे बहुत सारा स्प्रेइंग का काम, प्रिसीजन स्प्रेइंग, बहुत सारा जो अभी स्प्रेइंग अगर खेत में होता है जो मैनुअल करते हैं पंप से, और वो अभी कोई प्रोटेक्टिव गियर इस्तेमाल नहीं करता। और वो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि कैंसर बढ़ रहा है, ये जो केमिकल्स हैं जो बहुत ही डेंजरस केमिकल्स हैं, जो वीड्स को और इंसेक्ट्स को मारने के लिए, जब कोई मैनुअली इनका स्प्रे करता है तो वो डायरेक्टली उससे एक्सपोज हो रहा है। बिल्कुल। तो अब आप देखेंगे धीरे धीरे ड्रोन्स मेन स्ट्रीम बनते जा रहे हैं। हाँ।
ड्रोन्स आप अभी बड़े फार्मर्स उन्हें खरीदने की कंडीशन में हैं, थोड़े महंगे हैं। सरकारों ने स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ सेंट्रल की स्कीम्स के अंदर इस सब्सिडी भी आई हैं। बिल्कुल। एफपीओज को ड्रोन्स सस्ते में उसके ऊपर सब्सिडी मिल रही है। उसके अलावा कुछ ड्रोन प्रेन्योर्स भी बनाए जा रहे हैं जहाँ पे सरकार सब्सिडी दी है बिल्कुल। कुछ एग्री स्टूडेंट्स को या एग्री ग्रेजुएट्स को कि वो ड्रोन्स खरीदें और अपने आसपास के क्षेत्र में ड्रोन की स्प्रेइंग करें। करेक्ट। अभी धीरे धीरे आप देखेंगे तो उसका जो इकोनॉमिक्स भी अभी वर्कआउट करने लग गई है। फार्मर्स अगर ओन नहीं कर सकते तो जिस कॉस्ट पे वो एक मैनुअल लेबर से कराते हैं, एक मैनुअल लेबर को एक्सपोज करते हैं केमिकल से, अब वो लगभग उसी कॉस्ट में ड्रोन की स्प्रेइंग रेंट पे लेकर के करवा स्प्रे सकते करा हैं। सकते हैं। तो बिल्कुल। ड्रोन एक काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने और वाला मेरे है। ख्याल से इससे समय की बहुत ज्यादा समय की बचत भी है बचत है और आप सही मात्रा में दवा छिड़क पा रहे हैं। छिड़का सकते मैनुअल हैं। छिड़कने में ऑब्वियसली ये रिस्क है कि Problems रह आप सकते कम हैं। ज्यादा रह जाता है, कहीं ज्यादा गिर गया, कहीं कम हो गया। और सबसे बड़ी बात, हम और किसी एक इंसान किसी को एक इंसान की expose कर रहे हैं जिंदगी को chemical के expose साथ, कर रहे हैं, तो वो हम उससे कम से कम एक इंसान की हेल्थ का कुछ तो बचाव करें। करेक्ट। दूसरा, सैटेलाइट का एक फार्मर के लेवल पे इस्तेमाल बहुत सीमित है क्योंकि उसका फार्म छोटा सा है। 1 एकड़ 5 एकड़ का फार्म, इंसान जो खेती करता है वो एक एक पेड़ को जानता है। एक फार्मर का जो लगाव होता है उसके खेत से, वो जानता है कि कौन सा पेड़ किधर क्या कौन सी डिजीज़ आ रही है, वो उसको एक एक पेड़ पता होता है। बट अगर लार्ज स्केल पे देखें, लार्ज स्केल पे सैटेलाइट के काफ़ी अच्छे इस्तेमाल हैं। बिल्कुल। सरकारों को पॉलिसी की प्लानिंग करनी हो, कोई नए प्रोग्राम्स चलाने हो, क्रॉप के एस्टिमेशंस करने हो। अभी क्रॉप एस्टिमेशंस के लिए अगर जो मॉडल्स और मेथड्स अभी यूज़ हो रहे हैं वो आर्काइक हैं, वो कब शुरू हुए थे। और आप अगर देखेंगे तो जो क्रॉप एस्टिमेशन के जो मॉडल्स हैं, लोग तो ये भी बात करते हैं वो राजा टोडरमल और अकबर के ज़माने के हैं। ठीक है, तो अब ऐसी नई चीज़ों का इस्तेमाल होना काफ़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। सैटेलाइट का बैंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कैसे लोन्स देने हैं, उन्होंने जिस एरियाज़ में लोन दिए थे उधर क्रॉप का आउटपुट कैसा आने वाला है। अब लोन्स को अंडरराइट करने के लिए बैंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं सैटेलाइट डेटा और इमेजरी का। तो टूल्स वो मैक्रो टूल है जिसे लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए तो इस्तेमाल अभी अगर हम विदेशों में देखें तो वहाँ तो लाइव स्टॉक की मॉनिटरिंग के लिए भी सैटेलाइट इमेजेस यूज़ हो रही हैं। जिनके पास 10,000 एकड़ के रेंचेस हैं अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे देशों में सैटेलाइट का वो इस्तेमाल भी है। या जहाँ पे 500,000 एकड़ 2,000 एकड़ के जो फार्म्स हैं वहाँ सैटेलाइट इमेजेस पे वो अपने फील्ड की प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हमारे लिए छोटे फील्ड्स हैं तो फार्मर्स को सैटेलाइट का भी उतना इस्तेमाल नहीं है। बट जो माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन, सरकारें, बैंक्स, इनके लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल है सैटेलाइट। थर्ड इज़ आईसीटी और क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारा काम हुआ है। आज अगर हमारा देश लगभग 90% 4G नेटवर्क से कनेक्टेड है, हर जगह नेटवर्क की कनेक्टिविटी है। आज हम फार्मर को डेटा भेज सकते हैं, हम कोई इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं उसको, और साथ ही साथ रियल टाइम में उसका फीडबैक भी ले सकते हैं। तो अभी एक तरीके से अगर आप देखें तो पेस्ट अटैक, अगर लेट से अगर सरकार के लेवल पे अगर मुझे प्लानिंग करनी हो कि किधर कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जो बहुत सारा क्राउड सोर्स डेटा जो होगा फार्मर से किस टाइप के फीडबैक आ रहे हैं, उसके बेसिस पे मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ कि किस एरियाज में, जैसे पोटैटो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। अगर किसी एक क्लस्टर में फार्मर्स बार बार एक तरीके की क्वेरीज को सर्च कर रहे हैं, एक तरीके की डिजीजेस को के बारे में जान रहे हैं, इससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उस एरिया में इस तरीके की डिजीज़ का आउटब्रेक हो रहा है। ठीक है, उस हिसाब से फिर मैं उसके जो क्यूरेटिव स्टेप्स हैं, मुझे जो मेडिसिन भेजनी है या मुझे और जो एक्शंस लेना है, मैं वो प्लान कर सकता हूँ। तो आईसीटी और क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके डेवलपमेंट को हम आज एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं। और डिजिटल एग्रीकल्चर की बैकबोन है ये पूरी की पूरी, फार्मर्स को रियल टाइम में एक लार्जर इकोसिस्टम के साथ कनेक्टेड रखना। चौथा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है बायोलॉजिकल्स और जेनेटिक्स में। पिछले 50 साल जिस तरीके से केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ है, उसके रिजल्ट्स अब हमें दिखाई देना शुरू हो गए हैं। आज आप देखेंगे बहुत सारे क्लस्टर्स हैं जहाँ फार्मिंग क्लस्टर्स में कैंसर का आउटब्रेक हो रहे हैं। आज आपको पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के जहाँ पे एक्सटेंसिव फार्मिंग होती आई है, वहाँ बहुत ज़्यादा कैंसर के केसेस आ रहे हैं और इसको कहीं ना कहीं एक्सेसिव केमिकल यूज़ के साथ लिंक किया जा रहा है। तो अभी बहुत सारा बायोलॉजिकल इनपुट्स के ऊपर काम हो रहा है।
ओके कि हम बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड बना सकते हैं, ऐसे इंसेक्टिसाइड जो माइक्रोबायोलॉजिकल बीइंग हैं और उनका इस्तेमाल करके हम सेम रिजल्ट या डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन के साथ रिजल्ट्स हम अचीव कर सकें। तो ओवरऑल बायोलॉजिकल्स पे काम हो रहा है। दूसरा जेनेटिक्स पे बहुत काम हो रहा है। आज हम जो नई जो जीएमओ क्रॉप्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हैं, जिनकी यील्ड अच्छी है, जो कम टाइम में ग्रो कर जाती हैं, तो वो सारी, तो ये 4 ब्रॉड टेक्नोलॉजिकल एरियाज हैं जिनका इस्तेमाल आज एग्रीकल्चर में हो रहा है प्रिसीजन के लिए, मोर एक्यूरेसी के लिए, ताकि हम जो प्रेडिक्टेबिलिटी है एग्रीकल्चर की उसको कम कर सकें, और साथ ही साथ लाइक फार्मर्स को यील्ड बढ़ा सकें, उनका इनपुट कम कर सकें। तो ये 4 ब्रॉड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं जिनका। तो ये तो बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बताया गौरव जी कि ये 4 ब्रॉड फील्ड्स हैं जहाँ पर देश में डिजिटल एग्रीकल्चर के डोमेन में बहुत काम हो रहा है, राइट। अब मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो किसान है आखिरी में उगा तो वही रहा है, तो ये जो इतना महत्वपूर्ण काम भारत में अलग अलग जगहों पे हो रहा है, इसका प्रभाव अभी किस लेवल पे किसान तक पहुंचा है और उसमें क्या चैलेंजेस हैं, जिससे कि आखिरी में जो अंत में तो ये सब चीज़ें देश के लिए काम तभी आएंगी जब हमारे किसान तक ये सुविधाएं पहुंचेंगी और अफोर्डेबल और सस्ते तरीके से पहुंचेंगी, राइट। तो अभी इस टेक्नोलॉजी का, ये डिजिटल एग्रीकल्चर का इस्तेमाल कहाँ तक पहुंचा है ग्राउंड लेवल पे, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। फार्मर्स, अब जो कंपनीज इस सेगमेंट में टेक्नोलॉजीज पे जो काम कर रही है, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके की, मैं आपको ब्रॉडली वो समझाता हूँ कि जो लगभग दुनिया भर में ये समय वो चला जब पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर को लोगों ने ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। कंपनीज ने, स्टार्टअप्स ने एक नए नए टूल्स और टेक्निक्स बना के फार्मर्स तक लेके गए। इंडिया के कंटेक्ट, मतलब अगर आप देखें तो मैं आपको वो बताता हूँ कि किस किस तरीके के बिजनेस या एक्टिविटीज़ या प्रोडक्ट्स लेके फार्मर्स के पास पहुँचे। अब देखिए, बहुत सारे तरीके के फार्मर्स के लिए टूल्स और प्रोडक्ट्स डेवलप किए, कुछ हार्डवेयर में, कुछ सॉफ्टवेयर में। अब मैं कुछ आपको ब्रॉड कैटेगरीज बताता हूँ जो स्टार्टअप जिनमें काम कर रहे हैं। आप अगर देखें तो फार्मर का काम काफ़ी एक्सटेंसिव है, उसको बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है, उसको इनपुट साइड में प्लान करना पड़ता है, उसको वेदर पैटर्न समझने पड़ते हैं। अगर एक फार्मर की एक्टिविटी हम अगर देखें और उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन से टूल्स उसके लिए कितने यूज़फुल हो सकते हैं। फार्मर्स को अपना सीड से लगाए, उसको फर्टिलाइज़र, उसकी लैंड प्रिपरेशन, सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। फिर उसको लेबर प्लान करनी पड़ती है, उसको अपनी टूल्स की, मशीनरी की प्लानिंग करनी पड़ती है, और फिर उसको हार्वेस्ट के बाद सेल्स की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो फार्मर्स के लिए बहुत सारे तरीके के टूल्स आए मार्केट में पिछले 5-10 सालों में। कंपनीज ने इंडिया से यूएस और लगभग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर तरफ प्रोलिफरेशन हुआ बहुत सारे अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज़ का। तो एक आप समझ सकते हैं फार्म ईआरपी है, मतलब एक कैटेगरी आई फार्म ईआरपी। बहुत सारी कंपनीज ने फार्म ईआरपी, अच्छा, जैसे कंपनीज के लिए ईआरपी सिस्टम्स है, ऐसे फार्मर्स के लिए लोगों ने, मतलब कंपनीज ने डेवलप किया कि जहाँ पे फार्मर्स अपनी लैंड की प्लानिंग, टूल्स की प्लानिंग, मशीनरी की प्लानिंग, मटेरियल की प्लानिंग, हार्वेस्ट की प्लानिंग, सभी चीज़ों की प्लानिंग कर सकते थे। ये टूल्स जो लार्ज स्केल फार्मर्स हैं अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, जिनके फार्म साइजेस बड़े हैं, जो पूरा प्लानिंग के साथ चलते हैं, जिनके पास जिनके लिए अफोर्डेबल है ये चीज़ें, उनके लिए सक्सेसफुल हैं। इंडिया में भी कुछ कंपनीज ने ईआरपीज लॉन्च करने की कोशिश की, बट जहाँ पे छोटे फार्म्स हैं उनके लिए उनकी पेबिलिटी नहीं बनती। आप एक छोटे फार्मर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको सब्सक्रिप्शन दे देगा ये चीज़ें मैनेज करने का। वो अपने जैसे भी कच्चे कागज़ पे लिख के या उंगलियों पे गिन के जैसे भी चला रहा है वो चला रहा है अपना काम, ठीक है। तो ईआरपी जैसे सिस्टम्स आए, बट उनके कुछ चैलेंजेस थे इंडिया में। शायद हो सकता है समय के साथ ये चीज़ें और पॉपुलर होना शुरू हो। अभी उनकी बहुत लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है फार्मर्स के। फिर वेदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। तो कंपनीज ने वेदर स्टेशंस दिए, ठीक है, जिसमें जो बहुत सारी क्रॉप्स विंड के लिए सेंसिटिव रहती हैं, फील्ड क्रॉप्स सेंसिटिव रहती हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सेंसिटिव रहती हैं विंड के लिए। और कुछ एक कंपनीज ने हार्डवेयर दिया, फिर कुछ कंपनीज ने एप्लीकेशंस बना के दी कि जो वेदर के ऊपर फोरकास्ट
देती थी फार्मर्स को कि ये वाले टाइप की विंड आने वाली है, या ओलावृष्टि होने वाली है, या तेज़ बारिश होगी, या सूखा पड़ने वाला है। तो इस तरीके से फार्मर थोड़ी बहुत प्लानिंग अपने जो उसके वर्क फ्लो है उसमें थोड़ा बहुत प्लानिंग उनको इनकॉर्पोरेट कर सकता था। वो आए टूल्स। फिर बहुत सारा इंडिया में जो बहुत सारा हुआ, वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन के अराउंड हुआ। फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन की ही बहुत लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी थी। फार्मर पूरी तरह से अपने लोकल इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट था। फार्मर्स के लिए सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट, सॉइल प्रिपरेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जो मैक्सिमम इनपुट है फार्मर का वो सॉइल की प्रिपरेशन में जाता है, सॉइल की हेल्थ में जाता है। तो अभी बहुत सारे तरीके के टूल्स आए हुए हैं, आपको सेंसर्स अवेलेबल हैं, आप जिसको लगा दीजिए वो आपको ह्यूमिडिटी भी बताएंगे कि आपके पानी की कब ज़रूरत है, आपके सॉइल में एनपीके के लेवल्स कैसे हैं, आपके जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी आपको अवेलेबिलिटी बताते हैं। आप अपनी क्रॉप को उसी हिसाब से न्यूट्रिएंट और बाकी जो आपका फर्टिगेशन है वो आप उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं जो आपका रीडिंग्स आ रही हैं। अभी क्या है कि अभी फार्मर्स बहुत अभी यूरिया का एक्सेसिव एप्लीकेशन हो रहा है, कभी डीएपी का एक्सेसिव एप्लीकेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, अभी जो क्रॉप की एब्जॉर्बेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल। उसकी वजह से क्या है, फार्मर के ऊपर अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। ऐसे टूल्स बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। अभी इनका एप्लीकेशन लिमिटेड है क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फार्मर्स वेदर स्टेशन हर फार्मर नहीं इंस्टॉल कर सकता अपने यहाँ, हर फार्मर अपने यहाँ ऐसे सेंसर्स नहीं लगा सकता। बट उम्मीद है कि समय के साथ ये चीज़ें और सस्ती होती जाएंगी, स्केल जब पकड़ेंगे तब ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत सरकार ने भी एक पॉलिसी इनिशिएटिव चलाया था, सॉइल हेल्थ कार्ड निकाले थे। सॉइल हेल्थ कार्ड पूरे देश में फार्मर्स अपना सॉइल का एक एनालिसिस कराएंगे, बट इतने लार्ज स्केल पे और इतने कम रिसोर्सेज के साथ वो एप्लीकेशन, वो जो पॉलिसी थी वो भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स अभी दे नहीं पाई। बट उम्मीद है कि अगर ज़्यादा लोकेशंस होंगे उस पर और ज़्यादा काम होगा तो फार्मर्स को सॉइल नहीं, भारत सरकार का सॉइल हेल्थ कार्ड डेफिनेटली एक सही कदम है, एक सही दिशा और में, उसमें और ज़्यादा इनिशिएटिव और भारत की जनसंख्या को दिमाग में रखते हुए कोई भी इनिशिएटिव समय लेगा ग्रो करने में, बट इट इज अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, है ना। हमें पूरे देश की बिल्कुल सॉइल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है सॉइल की हेल्थ गिरती जा रही है, टॉप सॉइल का इरोजन हो रहा है, माइक्रोबियल एक्टिविटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिव केमिकल यूज़ की वजह से जो माइक्रोबियल हेल्थ है वो गिर रही है। बिल्कुल। प्लांट अपना जो भी न्यूट्रिशन का अपटेक है वो थ्रू माइक्रोब्स है। तो हमें हेल्थ नॉट जस्ट केमिकल कंपोजिशन, बायोलॉजिकल कंपोजिशन ऑल्सो, तो दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो टेक्नोलॉजी में एक मेजर इम्पॉर्टेंट टूल था सेंसर्स, जो वेदर और सॉइल हेल्थ के ऊपर काम करें। इसके अलावा फिर इंडिया में बहुत सारा हुआ डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे यूट्यूब चैनल्स बहुत एक्टिव हैं। हाँ, कुछ एक डेडिकेटेड ऐप्स आए फार्मर्स को इंफॉर्मेशन एजुकेशन देने के लिए, वो लोग भी काम कर रहे हैं। बट इन सारे मॉडल्स का जो वो है वाइबिलिटी, वो अभी भी वो हो रही है कि इसमें पेएबिलिटी फार्मर से कैसे निकालेंगे, फार्मर ट्रेनिंग का क्यों देगा या किन ट्रेनिंग्स का देगा। तो वो एक सेगमेंट है जो शायद धीरे धीरे और ज़्यादा पिक करेगा समय के साथ। फार्मर्स के पास और अच्छे टूल्स, डिजिटल टूल्स फॉर इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग पहुँचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर फार्मर्स को इनपुट की ज़रूरत रहती है। आपको मेजर इंडिया में जो काम दिखेगा वो इनपुट एग्रीगेटर्स का है। ओके। जो अभी फार्मर्स को अपना जो भी खरीदना है वो अपने लोकल रिटेलर के ऊपर डिपेंडेंट है, जो उनका एडवाइज़र भी है, जो उनका सर्विस प्रोवाइडर भी है, जो उनका फाइनेंशियर भी है। ये वो है जो लोकल जो फीडर मार्केट में, पास की मार्केट में जो दुकानदार है, छोटी सी दुकान है जिसकी वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बेचता है। करेक्ट। और वो इनका डॉक्टर भी है, राइट, वो इनका फाइनेंशियर भी है। राइट, ठीक है। फार्मर का वो पहला टच पॉइंट है जहाँ से वो सारी जानकारियां इकट्ठा करता है। बिल्कुल। कोई भी नया मॉलिक्यूल आया, कोई नई दवाई, कोई डिजीज है, तो फार्म रिटेलर को जितना है नॉलेज या जो उसका इंसेंटिव है वो उसके हिसाब से अपनी पसंद का माल देता है किसान को। बिल्कुल। और वो ही फाइनेंस करता है। ठीक है। वो फार्मर की बहुत सारी बाइंग क्रेडिट पे होती है जी। तो जब उसे एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है वो खरीदता है, फिर हार्वेस्ट के बाद वो इन लोगों को पे करता है। बिल्कुल। ठीक है। तो बहुत सारा काम इंडिया में जो हुआ वो एग्री इनपुट प्लेटफॉर्म्स पे हुआ।
एग्री इनपुट प्लेटफॉर्म, सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ों को अपने साथ देते थे, और साथ में एडवाइजरी। बिल्कुल। ठीक है, मतलब फार्मर उनको कॉल करेंगे, एडवाइस लेंगे और उस हिसाब से प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ये मेजर काम हुआ है इंडिया में। ये अभी भी जो कमर्शियली सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इंडिया में मेजरली एग्री इनपुट सेगमेंट में ही काम कर रहे हैं। फिर कुछ स्टार्टअप्स आए जो मशीन के रेंटल में थे। कुछ कंपनीज नए तरीके के इक्विपमेंट बनाने पे काम शुरू कर रही हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट, छोटे ट्रैक्टर, छोटे हार्वेस्टर, जो फार्मर्स खरीद सकें और इस्तेमाल कर सकें अपने छोटे फार्म्स पे। कुछ कंपनीज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए स्पेशल टूल्स बनाने पे काम कर रही हैं। कुछ पोटैटो की डिगिंग, जो बड़े जो सेगमेंट्स हैं क्रॉप्स के, उन पे भी टूल्स और उधर भी काम शुरू है जो इनकॉर्पोरेट हो सकें पुराने मेथड्स में, पुराने जो फार्मिंग मेथड्स हैं। और फिर कुछ कंपनीज आई जो एडवाइजरी में थी या फार्म इंस्पेक्शन में, कि उनका कोई एग्रोनॉमिस्ट है जो फार्मर्स को कुछ स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स हैं जो उनके ऊपर क्या डिजीज़, क्या फर्टिगेशन, सॉइल हेल्थ, वो सारा एडवाइजरी दे रही हैं कंपनीज। सिर्फ एडवाइजरी दे रही हैं और उनको हेल्प कर रही हैं, और जो भी सब्सक्रिप्शन वगैरह थ्रू मैनुअल सुपरविजन एज वेल एज एप्लीकेशन, दोनों तरीके के टूल वो हैं, मेथड्स हैं जो कर रही हैं कंपनीज। फिर पोस्ट हार्वेस्ट में काफ़ी कंपनीज हैं जो फार्मर्स को मार्केट एक्सेस में हेल्प कर रही हैं। ओके। जो फार्म से या तो खरीद रही हैं या छोटे ट्रेडर से, एक साइड में उनका ट्रेडर है और एक साइड बायर है बड़े शहरों में, या फूड प्रोसेसिंग कंपनीज या एक्सपोर्टर, जिनके लिए वो फूड जो भी ग्रेन या कोई भी जो एग्री प्रोड्यूस है उसको मार्केट तक ले जाने में हेल्प कर रही हैं। आप ये देखिए, अभी जैसे जो भी फूड है, जो भी फूड एग्री प्रोड्यूस है, उस एग्री प्रोड्यूस का असेसमेंट में कुछ कंपनीज हैं कि जो उसके कलर के बेसिस पे या उसके साइज़ के बेसिस पे असेसमेंट करके, और एक अभी ये पूरा का पूरा जो असेसमेंट है वो मैनुअल है जी। जो अभी कंपनीज और टूल्स हैं जो उसको डिजिटाइज करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, एक कॉन्क्रीट नंबर की तरफ पहुंचने की कोशिश है, क्योंकि अभी जब तक ट्रेडर इवेल्युएट करेगा तब तक वो कच्चा काम है। एक बार मशीन से इवेल्युएशन शुरू होगा तो इधर सेगमेंट में कंपनीज काम कर रही हैं। ओके, सो ये आज की डेट में मेरे ख्याल से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, और किसान का जीवन बेहतर होगा ऐसी हमें उम्मीद है, बिकॉज अभी हम थोड़ा, मुझे लग रहा है कि दूर हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी से एक बड़े स्केल पर। जो थोड़ा सा बड़ा किसान है, जिसके पास ज़मीन थोड़ी बड़ी है और जिसकी नई जनरेशन खेती में आ रही है, शायद अभी डिजिटल एग्रीकल्चर की जितनी भी आपने बातें बताई ये वहाँ तक अभी सीमित होंगी। आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक स्टार्टअप डोमेन में बहुत बड़ा स्कोप अवेलेबल है, जहाँ पर नई टेक्नोलॉजी और नया जो युवा है भारत का, वो आए और इन टेक्नोलॉजीज़ को ऐसे सॉल्यूशंस में बना के दे जिसमें आखिरी लेवल पे जो छोटा किसान है उसके जीवन को भी हम इम्पैक्ट कर पाएँ। जी ज़रूर। अभी जो टूल्स और जो प्राइमरीली हार्डवेयर टूल्स हैं जी, वो तो सिर्फ एक बड़ा किसान बड़ा ही किसान खरीद सकता है, उनका इस्तेमाल कर सकता है। कुछ डिजिटल एप्लीकेशन है जो अभी भी छोटे फार्मर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, जो उसको एग्रोनॉमी में एडवाइजरी दे रही हैं, जो सही सलाह दे रही हैं, सही समय पे इनपुट पहुंचा रही हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। फार्मर्स के लिए सिर्फ लोकल दुकानदार पर डिपेंडेंट होना भी बहुत रिस्की है। हाँ, ठीक है, अब जो प्लेटफॉर्म्स इसमें काम कर रहे हैं वो भी एक अच्छा काम है। वो फार्मर्स को सही रेट पे और सही प्रोडक्ट दे पा रहे हैं। उनकी अकाउंटेबिलिटी लोकल ट्रेडर से इज़ मोर। ठीक है, आप कभी भी देखेंगे तो उनके सेट प्रोसेसेस हैं, उनके रेट्स भी बेहतर हैं। ठीक है, अभी लोकल डीलर उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, फर्स्ट ट्रबल शूटर है हर केस में। बट धीरे धीरे जो एग्री इनपुट कंपनीज हैं उन्होंने विश्वास भी बनाया है थ्रू एडवाइजरी, और उनके प्रोडक्ट चूँकि वो डायरेक्टली कंपनी से नीचे फार्मर्स के साथ स्पूरियस प्रोडक्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे फर्टिलाइजर नकली निकल जाते हैं, दवाइयाँ नकली हैं, मतलब वो डब्बा दिख रहा है असली, बट फार्मर इस्तेमाल कर रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ये फार्मर को ये सब चीज़ें बहुत हार्म करती हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, ये छोटे छोटे फार्मर को बहुत बड़ा सपोर्ट दे रही हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें एक एस्पेक्ट है सरकारी पुश का भी।
डिजिटल एग्रीकल्चर के डोमेन को थोड़ा सा अगर नीचे तक पहुंचाना है तो मुझे लगता है सरकार से भी हमें इसमें पुश चाहिए होगा। और डिजिटल इंडिया के बड़े डोमेन के अंडर आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि आज की डेट में अगर हमारे किसान, उसके पास आज की डेट में सबसे आसान तरीके से मौजूद क्या टेक्नोलॉजीज हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अपना आउटपुट बढ़ा सकता है, अपनी मेहनत कम कर सकता है, अपने बीज का खाद का कॉस्ट कम कर सकता है और पर एकड़ या पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सकता है? ठीक है, इसमें इसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं सवाल को आपका। पहला कि सरकार क्या कर रही है या पॉलिसी डायरेक्शन क्या जा रही है देश की। आप देखिए, लगभग 6-8 सालों से सरकार एग्री स्टैक पे काम कर रही है। धीरे धीरे वो बड़ा इनिशिएटिव वो धीरे धीरे इवॉल्व होगा, जहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज होने के साथ साथ उनकी सैटेलाइट इमेजरी क्रिएट की जा रही है जी। तो वहाँ से शुरू होगा। फिर जो भी कंपनीज है जो एग्री डोमेन में काम कर रही हैं वो उसके साथ लिंकअप हो रही हैं। तो ये जो पूरा स्टैक बनेगा, डिजिटल रिकॉर्ड से लेके फार्मर का अपना डिजिटल खाता या डिजिटल जो उसका प्रोड्यूस है उसका डिजिटल अकाउंट, ये धीरे धीरे होगा बट हो रहा है इस डायरेक्शन में। इसी डायरेक्शन में आपका जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो भी एग्री स्टैक में इंटीग्रेट होगा। आपके पास हर फार्मर के हर प्लॉट का एक सैटेलाइट इमेज है। हाँ। उसका एकदम डिजिटल रिकॉर्ड है सरकारी खातों में। अगर उसको लोन लेना है, उसको फार्मर को कोई गवर्नमेंट को स्कीम चलानी है या वहाँ पे कितना एस्टिमेट है क्रॉप का, ये सारी चीज़ें जब डिजिटली होना शुरू होंगी तो आप देखेंगे कि काफ़ी एफिशिएंसी आएगी मार्केट में। अभी जो फार्मर्स को सही रेट नहीं मिलते वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म होंगी। अभी भी इस स्कीम में भी सरकार इस साल के बजट में भी कुछ एक इनिशिएटिव हैं जो डिजिटल एग्री की डायरेक्शन में और एग्री स्टैक को और ज़्यादा फंड थोड़े से लोकेट हो रहे हैं। तो उधर भी आप देखेंगे धीरे धीरे इनिशिएटिव्स में पैसा आता जाएगा। अब स्टार्टअप्स इसमें कैसे काम कर सकते हैं? स्टार्टअप्स ऑलरेडी लाइक जो भी स्पेस अवेलेबल है उनके लिए गिवन पॉलिसी कंडीशंस में, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा पॉलिसी से बंधा हुआ सेक्टर है। ठीक है, मतलब आप फार्मर को एग्री इनपुट जो फार्मर जो भी वो खरीदते हैं, जो दवा या जो बीज और वो सब, वो आप ये समझिए फार्मा से भी ज़्यादा रेगुलेटेड सेक्टर है। बिल्कुल। ठीक है, फिर फार्मर्स कहाँ बेचेंगे वो भी रेगुलेटेड है। तो धीरे धीरे मतलब ये कांस्टेंट स्ट्रगल है दो अलग अलग डायरेक्शंस में। एक मार्केट इकोनॉमी है, एक सरकार का पॉलिसी स्टील जैकेट है। दोनों को धीरे धीरे वो कहीं एक इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे और वो होगा। ठीक है, बट हाँ बहुत ब्राइट फ्यूचर है इंडिया के फार्मिंग के लिए। और आज की तारीख में फार्मर्स क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दूसरा सवाल था आपका। आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी रिसर्च और ICAR ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस रिसर्च पे, नए सीड्स के डेवलपमेंट पे, नई टेक्निक्स के ऊपर काम करते रहते हैं। अब वो धीरे धीरे लाइक एक्सटेंशन वर्क चलता रहता है सरकार की तरफ से। कृषि विकास केंद्र भी काम कर रहे हैं, एग्री स्टूडेंट्स भी जाके फार्मर्स के बीच में काम करते हैं। तो धीरे धीरे अभी डिजिटल माध्यमों से नई टेक्निक्स फार्मर तक ले जाना कैन बी डेंजरस। अनटेस्टेड चीज़ों को फार्मर्स तक ले जाना, बिना टेस्ट किए, बिना उनका रिजल्ट समझे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। मान लीजिए कोई सीड फार्मर ने लगा लिया और या कोई नया पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया या कोई नया क्रॉप उगाई और अगर रिजल्ट नहीं आते तो फार्मर के लिए अगर एक क्रॉप बर्बाद होती है तो आप सोचिए उसकी पूरी की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी इसके ऊपर अभी भी जो रेगुलेटेड सेगमेंट है वहाँ जहाँ पे प्रॉपर स्पेस बन गया, वहाँ जैसे एग्री इनपुट कंपनीज हैं वो जिस स्पेस में काम कर रही हैं, जिस उसमें काम कर रही हैं, जिस पॉलिसी एनवायरनमेंट है, वो कुछ हद तक सक्सेसफुल हैं। फार्मर्स भी क्योंकि वो लोग उधर क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज हैं जिनके अंदर काम कर रहे हैं। अब अभी जैसे आप देखेंगे बहुत सारा यूट्यूब पे पढ़ के लोग कुछ कुछ नया ट्राई कर रहे हैं और बहुत सारा नुकसान उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसका अब धीरे धीरे निकल के आएगा। तो फार्मर्स सबसे पहले तो उन्हें एडवाइजरी पे, जो भी ऑथेंटिक एडवाइजरी, किसान कॉल सेंटर बहुत लंबे टाइम से चला रही है सरकार, आज नहीं 20-25 सालों से चल रहे हैं, वो तो अभी फेड हो गए। ठीक है, उस पर उतना ज़्यादा है, बट एग्रो इनपुट कंपनीज जो हैं वो अच्छे कॉल सेंटर चलाती हैं जहां वो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स का प्रॉपर निदान करके देते हैं। तो कम से कम वो शुरू करना चाहिए फार्मर्स को, जहां ऑथेंटिक एडवाइस ले रहे हैं।
ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट्स के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर, डिजीजेस के ऊपर, उनको जो ऑथेंटिक एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो दुकानदार आपको बीज दे रहा है और जो बता रहा है वो उसकी बात सही हो। सुनना, हाँ। मार्केट में कंपनियां हैं जो कि एक साइंटिफिक तरीके से एक एडवाइजरी देनी, जो एडवाइजरी साइंटिफिक दे रही एडवाइजरी है है वो वो पता करना चाहिए कौन दे रहा है उनके इलाके में, उनकी क्रॉप के ऊपर, राइट, और उसको लेना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल से सरकार की भी किसान विकास केंद्र भी किसान अच्छा विकास काम करते केंद्र हैं। हैं, और किसी किसान को अगर मदद चाहिए ये चीज़ समझने में तो वो किसान विकास केंद्र में जाकर उनसे के कर सकते हैं, ये जानकारी आराम से हासिल मिल कर सकती है। सकता है। हाँ। तो कुछ नहीं तो जो अगर आज की डेट में पिछले 50 साल से 100 साल से जिनकी पीढ़ियां एक ही तरीके से खेती करती आ रही हैं, बदलते मौसम के चलते अब समय आ गया है कि खेती करने के तरीके को भी बदला जाए। और अगर आपको नहीं पता है तो मदद मौजूद है, आपको लेनी चाहिए और ढूंढना चाहिए जो कि ऑथेंटिक जो सही मदद दे। बिकॉज यूट्यूब पे जो भी ज्ञान है जरूरी नहीं है कि सारा ज्ञान सही हो। तो ज्ञान लेने से पहले ये समझना कि कहाँ से लेना है, वो ये बहुत जरूरी है। तो उसमें किसान विकास केंद्र जो है वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो किसानों को अपने क्षेत्र में किसान विकास केंद्र में जाकर के ये जानकारी लेनी चाहिए। डिजिटल टूल्स के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कि स्थापित ना हो जाए वो ठीक से। और जब किसान मदद लेने जा रहा है तो हमारी अपने चैनल में कृषि ऋषि में यही एक हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ऑथेंटिक जानकारी दें जो कि किसान के भले के लिए हो। और यूट्यूब पे अवेलेबल ज्ञान ठीक है आप देखें, लेकिन अब उसका प्रयोग करने से पहले अपनी बुद्धिमत्ता को जरूर से यूज़ करें। तो ये बहुत अच्छा कदम है। आज बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है फार्मर्स के लिए खेती के बारे में जो बहुत नुकसानदायक हो सकती है, तो उसको फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिजिटल एग्रीकल्चर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने देश की प्रगति के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, किसान की भलाई के लिए। खुद समझना चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। करेक्ट। जो मॉडर्न टूल्स आ रहे हैं, जो मतलब किसान के परिवार में मोबाइल आज है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है फार्मर के लिए। मतलब किसान को ये समझना पड़ेगा कि भाई आपके दादाजी जिस तरीके से खेती करते थे वो ठीक था, वो उस समय की जरूरत थी, उस समय की जरूरत के हिसाब से वो सही कर रहे थे। बट क्या वो आज भी सही तरीका है, ये एक सवाल है जो किसान को खुद से पूछना चाहिए। और अगर आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो दुनिया आपके लिए खुली हुई है। आप यूट्यूब में भी डाल के देखिए कि जो बड़े विकसित देश हैं वहाँ पे आपके जैसा किसान क्या कर रहा है, राइट। वहाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, वहाँ पर किसानों को, सक्सेसफुल फार्मर्स को मिलना चाहिए। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार डिजिटल को बहुत इम्पोर्टेंट महत्व दे रही है। और पिछले 10 सालों में, 15 सालों में हमने देखा है चीज़ों को बदलते हुए, टेक्नोलॉजी को बदलते हुए। तो कृषि जो किसी भी देश का एक आगे बढ़ने का सबसे पहला कदम है कि आपका अगर फूड सिक्योरिटी नहीं है तो फिर देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो सबसे ज़रूरी नींव है एक तरीके से देश की, उसमें अगर टेक्नोलॉजी इम्बाइब होती, उसमें टेक्नोलॉजी के नए प्रयोग होते हैं, तो किसान को ज़रूर उसको समझना चाहिए, देखना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर के आपने डोमेन्स बताए जहाँ पर इतना सारा काम हो रहा है, विकसित देशों में भी हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है, इसको अभी मुझे लगता है कि हमारे देश के युवा को समझना चाहिए, स्पेशली वो जो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। और मुझे ऐसा लगता है भारत में एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने में 70-80% बच्चे वो होंगे जिनका कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड होगा। तो आपकी उन बच्चों के लिए क्या सलाह है जो एग्री की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आज की डेट में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आगे बढ़ के जब वो वर्कफोर्स ज्वाइन करें और भारत के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें, तो उनका काम, उनका मेंटल जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमको डिजिटल एग्रीकल्चर में काम करना है, उसको डेवलप करने के लिए और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए अभी से क्या करना चाहिए? जी, बहुत ज़रूरी है ये समझना। और हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों को और फार्मर्स और उनके बच्चों को सबको समझ आती है, एग्रीकल्चर में बहुत स्लो डेवलपमेंट, मतलब जो चेंजेस हैं वो बहुत स्लो होते हैं। फार्मर्स भी कोई भी नई, मतलब
कोई भी नए टूल या कोई नए प्रोडक्ट के सक्सेसफुल ना होने के कई बार रीज़न होते हैं कि लोग चेंज के लिए, जो फार्मर्स हैं वो स्पेशली चेंज के लिए बहुत एवर्स होते हैं, वो बदलना नहीं चाहते हैं, वो सेट तरीके से चीज़ें चली आ रही है वो चलते रहना चाहते हैं। बट आज की परिस्थितियों में जहाँ देश और एनवायरनमेंट दोनों चेंज हो रहे हैं, पॉलिसी भी चेंज हो रही है, मार्केट्स चेंज हो रहे हैं, लोग चेंज हो रहे हैं, इसमें फार्मर्स को और उससे भी ज़्यादा उनके बच्चों को समझने की ज़रूरत ये है कि जो एग्रीकल्चर की या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल उनको थोड़ा सा मार्केट भी समझना पड़ेगा, बिल्कुल। उनको मार्केट के हिसाब से और मतलब मार्केट के हिसाब से अपने क्या उगाना है, क्या करना है, या खेती से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये सब भी देखने की ज़रूरत है। Right. और अगर खेती करेंगे तो फिर कैसे वो बेहतर खेती कर सकते हैं। संसाधन तो सीमित रहेंगे, खेती और छोटी होंगी, खेती जो अभी जमीन है का साइज ज़मीन और छोटी होगी, वो कैसे सही टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कैसे नई टेक्नोलॉजी को या नए प्रोडक्ट को अपने काम में ला सकते हैं, ताकि अब किसान का मतलब किसान ने जो ज़िंदगी जी है उससे बेहतर जिए, हम सब चाहते हैं, देश चाहता है, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उनके बच्चों को समझने की ज़रूरत है वो कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें। ठीक है, अभी जो अगर वो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर में जो पढ़ाया जा रहा है, जो सालों से जो पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ने की ज़रूरत है। आज उन्हें मॉडर्न केमिकल्स कौन से आ रहे हैं, मॉडर्न बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कौन से आ रहे हैं, वो अभी भी इनकॉर्पोरेट नहीं हुए हैं, जो मॉडर्न चीज़ें हैं, बट इंडस्ट्री उनका एप्लीकेशन कर रही है सरकारी परमिट्स के थ्रू, जो सरकारी प्रोसीजर्स हैं उनके बाद जो जिन एक नए केमिकल्स का, नए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो उसके बारे में भी जाने। जो पहले से पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर से जाने, इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है, एग्री केमिकल की इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग के बारे में समझें कि कैसे चीज़ें उधर चेंज हो रही हैं, ताकि वो सही क्रॉप्स का सिलेक्शन कर सके मार्केट के हिसाब से, कंपनीज के हिसाब से, उन्हें कहाँ बेचना है वो सीखें। तो मेरे हिसाब से फार्मर्स के बच्चों को टेक्नोलॉजी भी समझनी पड़ेगी और कैपिटलिज्म भी समझना पड़ेगा, तब जाके वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। जब तक वो पुरानी चीज़ों में अगर अटके रहेंगे, जब तक वो पुराने मेथड्स का इस्तेमाल करते रहेंगे, तो वो पुराने ही रिजल्ट्स पाएंगे। नहीं, समय आ गया है वो बदलने का और नए तरीके से खेती को नए देखने तरीके से का। देखें वो। बिल्कुल। गौरव, आपसे बात करते करते इतना समय निकल गया, पता ही नहीं चला। आपका कोलेटिव में आने का और शून्य के कृषि ऋषि चैनल में अपना समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रितेश। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा और मौका मिलने पे हम आपको दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू रितेश। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम आया होगा। तो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है और अपने मित्रों को जो कि एग्री के डोमेन से जुड़े हुए हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना है। मेरा नाम रितेश है और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।